सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। मैं बेकरार आका, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हो आका, बड़ी नदामत है। नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार से है। मैं बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा करार आपसे है, करार आप से है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही प्यारा कलाम। क्या बात है आपकी दिलशाद अली कदीरी साहब, बहुत ही प्यारी नात जो कि आपने ये पेश की है। और यकीन जानिए नात तो वैसे हर एक ही बहुत प्यारी और खूबसूरत है, लेकिन उसका अंदाज, उसके अशार, उसका कलाम जो है उसकी वो एक रवानी होती है और आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहे होते हैं। और इसमें तो खैर दर्द भी है, अपनी जो कहते हैं ना कि महरूमियों का जिक्र भी है, और अपने आप को इंसान को साबित करने का मैं कुछ भी नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, ये मामला यही है। बेशक बेशक।
नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हदीस मुबारक के साथ करेंगे। फरमान नबी आखिर-उज़्ज़मा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़ेदार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और अमल मकबूल है। कितनी खूबसूरत बात है ये कि आप देखें इस रमज़ान की फजीलत, रोज़े की फजीलत और अहमियत जो कि हदीस मुबारका में बयान की गई है। तो इस खूबसूरत महीने में हम इस तरह की प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इस बाबरकत महीने का जितना हो सके हमने फ़ायदा उठाना है, नशिस्तें सजानी है और ऐसी खूबसूरत आवाज़ें भी आपको सुनने को मिलती रहेंगी और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, और एक चीज़ जो है वो आप और मैं मिस कर गए हैं। नात रसूल मकबूल में ऐसे डूबे हैं, नौमान अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अपना तारुफ भी नहीं करवा सके। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में मैं मुदस्सिर इकबाल आपके साथ जो है वो और मेरे साथ सहरिश जो है मौजूद हैं। और आज हमारे साथ नौमान अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ इदारों के हवाले से काम भी करें। लेकिन आज एक बड़ा अहम मौजू है और वो रमज़ान मुबारक से इसलिए ज़्यादा जुड़ा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि चैरिटी होती है, लेकिन ये चैरिटी किस तरह से कैसे हो रही है, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान में फलाही इदारों की भरमार है नाज़रीन, लेकिन दुनिया में फलाही इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में NGOs का क्या किरदार है। इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, वो ये है कि पेट भरना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है और वो लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते उनकी मदद करना, उनको खाने के लिए फराहम करना ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो हमारा महवे डिस्कशन है ना, या जिस मकसद के लिए हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ ये जितने भी चैरिटी के इदारे हैं, क्या उन्होंने इस सारे प्रोसेस को एनालाइज किया हुआ है? क्या इसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है? क्या अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि होना चाहिए? क्योंकि पेट भरने के साथ साथ बिल्कुल आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाना भी बहुत जरूरी है। क्या उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए नुमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपकी आमद का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी ये जितने चैरिटी इदारे हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होगी, कैलकुलेशन भी होगी, ज़ाहिर है आप इस पर काम करते आए हैं, कर रहे हैं, कितने फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल चैरिटी कहा जाता है, 2 तरह की चैरिटी होती है, एक वो जो अफराद देते हैं, एक वो जो इदारे देते हैं। जैसे दुनिया भर में इंडिविजुअल चैरिटी का गिविंग इंडेक्स होता है, तो पाकिस्तान में इसका एक जो सर्वे मुख्तलिफ जो हुआ है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है तकरीबन 500 अरब से 1000 अरब तक की चैरिटी साल की होती है। अच्छा, एक साल में 500 अरब से। सन 2016 में इसका एक सर्वे हुआ था जिसमें तकरीबन 250 अरब की फिगर सामने आई थी 1% ऑफ GDP के हिसाब से। तो जो लोग उसको टेक्निकली भी देखना चाहें तो पाकिस्तान का GDP तकरीबन 250 से 300 अरब डॉलर के दरमियान अगर है, तो हमारी अगर इसको 1 to 1.1% का अगर लगाया जाए GDP का, तो ये तकरीबन जो है आपका 2.5 से 3.5 अरब डॉलर जो है आपकी जो है चैरिटी बनेगी। तो आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 500 से 1000 अरब की चैरिटी पाकिस्तान में तकरीबन बनती है। मैं इसी से आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जिसमें हम बाद में बात भी कर लेंगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ये लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने तमाम खलीजी ममालिक का एक सर्वे किया था और वहाँ के चैरिटी सेक्टर को उन्होंने इवेल्यूएट किया था। तो खलीजी ममालिक में आपको सुन के हैरत भी होगी, खुशी भी होगी, साल की 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है। साल की 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है खलीजी ममालिक, 200 अरब डॉलर की चैरिटी होती है। ये कैम्ब्रिज की रिपोर्ट है, ये से वैसे कोई सर्वे नहीं है। तो पहले अगर हम पाकिस्तान पे बात करें तो 500 से 1000 अरब जो की चैरिटी होती है, और जैसे कि उसने कहा कि उसके बावजूद भी हमारा मुल्क गरीब तरीन है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, लोगों के पास अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं है, हेल्थ केयर के लेने के पैसे नहीं है, और टर्शरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंकिंग वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी हमारे पास एक्सेस टू टर्शरी एजुकेशन है, दुनिया कितने लोगों के पास वो मौक़े अवेलेबल हैं कि वो आला तालीम हासिल कर सकें, वो पाकिस्तान में 10% भी नहीं है, 8-9% के आसपास है। क्वालिटी को तो छोड़ दें, सिर्फ अगर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करें तो 8-9% लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास वो मौके मयसर हैं, अवेलेबल हैं कि वाला तालीम हासिल कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे बात जो सोचने की है वो ये है कि आप भी एक इदारा रन करते हैं इस तरह का जो चैरिटी बेस्ड इदारा है, मुझे ये बताएगा पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन से लेके टैक्सेशन से लेके जो भी रिक्वायर्ड सिस्टम है, कितना मुश्किल है एक इदारे को रन करना? पाकिस्तान में दीगर कारोबार की तरह मैं ये कहूँगा कि एक ऑफिशियली साफ़ सुथरे तरीके से डॉक्यूमेंटेड वे में हर चीज़ अबव द बोर्ड हो, एक चैरिटी इदारे को चलाना एक जिहाद है, क्योंकि इतने इदारों के साथ आपने एग्जाम्शन लेनी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, और एक नहीं कई सारे इदारे हैं। उसके बाद लोकल करना है तो उसके लिए अलग है, अगर इंटरनेशनल फंडिंग लेनी है उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन हैं। तो इतनी सारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट वन टाइम नहीं है
कि एक बार इदारा आप बनाने गए तो वो हो गया, वो सालाना की बेसिस पर है, 6-6 महीने की बेसिस पर आपके, जैसे मिसाल है FBR की एक टैक्स एग्जम्पशन का जो एक सर्टिफिकेशन लेनी है वो हर 6 महीने पे आपने लेनी है, तो वो मिलने में ही 3 महीने लग जाते हैं, फिर जब आपको मजीद देने जाए तो दोबारा, तो कहने का मकसद ये आपका FBR हो गया, आपकी प्रोविंशियल चैरिटी कमीशंस हैं, उसके बाद वो इदारे जो उसको रजिस्टर करते हैं जैसे कि SECP और आपकी जो आपके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की जो इदारे हैं वो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ऐसे फिर आपको जो है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपको जो क्लैरिफिकेशन अप्रूवल देनी पड़ती है, DC ऑफिस से देनी पड़ती है, तो बेशुमार इदारे हैं। अच्छा, अगर आप कैश पे खुला काम करते रहें तो जैसे कि हमारे यहाँ बाकी मामलात में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफिशियली तरीके से अबव बोर्ड हमारा इदारा है, हर चीज़ को ऑडिट करा के अगर आप काम करना चाहें तो मसाइल ही मसाइल हैं उसके लिए। अच्छा नुमान साहब, एक है यहाँ पर आप बाहर भी बहुत चैरिटी हो रही है, बड़े बड़े इदारों के जरिए भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो आपको कह रहे हैं 500 से 1000 अरब चैरिटी है, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन हमने तो बहुत बेहतर नहीं देखा, और वो कहा जाता है ना कि फिर जो लोग खा रहे हैं तो बस वो खाना खा रहे हैं, राशन चल रहा है तो राशन ही चल रहा है, बेहतरी तो फिर भी नहीं आ रही है, चैरिटी भी इतनी हो रही है, इदारे भी बढ़ रहे हैं, देखते भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, फ़र्क क्या पड़ रहा है? देखें, आपने सवाल किया ना, पहले मैं इस पर एक हदीस शरीफ आपको सुनाऊंगा, बड़ी मशहूर बात है कि एक साहबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से आके जिक्र किया कि मेरे हालात तंगी के शिकार हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? कहा एक ज़रा है, तो हुज़ूर ने वो ज़रा बिकवाई उनकी, आधे पैसे से इनको क्या राशन ले लो घर के लिए ताकि तुम्हारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और आधे पैसों से कहा कि तुम जाके कुछ कारोबार कर लो, काम कर, लकड़ियाँ काट लो ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जब वापस आए तो फरमाया कि मैं अब फाइनेंशियली सेटल्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। तो क्या 50-50 कर दिया आपने कि भाई आधे पैसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट पे पूरे हो गए और आधे पैसे जो है आपने फ्यूचर के उसको पैरों पे खड़ा करने पे लगा दिए। अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर आप जनरल ऑब्जर्वेशन के जो मुख्तलिफ इदारों के स्टेटिस्टिक्स जो हमारी इंफॉर्मेशन है, 90% आपका जो चैरिटी होती है 90% पाकिस्तान में वो कंजम्पशन पर होती है, खाने पीने पर और खर्च पर होती है। 90%। अच्छा, कंबल दिला दिया आपने किसी को, खाना पीना दिला दिया, राशन दिलवा दिया, कपड़े दिलवा दिए, मैरिज पे लगा दिया आपने, किसी को फर्नीचर दिला दिया, ये सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी वो खर्चा जो खर्च है बेसिकली, इसमें कोई प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी। मुश्किल से 10 से 15% जो है आपकी चैरिटी जो पाकिस्तान में होती है वो लोगों को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर होती है, किस तरह लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैंने दुनिया के कई NGOs को देखा, जब मैं तुर्की में जब ये शामी महाजिन का मसला हुआ था, मैं तुर्किश NGOs के साथ भी जाके काम किया, वहाँ का देखा, उनके सिस्टम को पूरा समझा, एवेल्यूएट किया, ऑब्जर्व किया। हम सऊदीया में भी देखते हैं और भी मालिक में देखते हैं चैरिटीज़ को, वहाँ पर जो फोकस होता है, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कैम्ब्रिज की रिपोर्ट किया, तो अभी जो दुनिया भर में अभी हम चैरिटी का वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो उन्होंने चैरिटी के लिए उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि दुनिया भर में एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम चैरिटी टू स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी, चैरिटी टू स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी, यानी चैरिटी को कहेंगे सदका खैरात है, और स्ट्रैटेजिक फिलैंथ्रोपी ये कि किस तरह एक हिकमत अमली के साथ गिविंग यानी सदका खैरात ज़कात जो भी आप खैर का काम कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसको स्ट्रैटेजिक वे में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उस पर जो उन्होंने सर्वे किया तो गल्फ़ कंट्रीज़ के बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन्होंने कहा हम इस बात के बड़ा क्रिटिकली देखते हैं कि जो NGOs है पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रही हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो रही है, तालीम पे कितना खर्च हो रहा है, लोग निकल कैसे रहे हैं गुर्बत से। अगर अब आप यहाँ पे देखें हमारे यहाँ मसला क्या आ रहा है कि एक रेस है, रेस चरगा खिलाने की, फलाना खिलाने की, धमाका खिलाने की, आज हम सहरी में ये खिला रहे हैं, आज हमारे यहाँ लाइव बारबेक्यू हो रहा है, एक रेस है। भी तो एक बीच में आ गया। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी नुमान साहब एक चीज़ और, अभी आपने बात की गल्फ कंट्रीज़ की, मैं सऊदीया की बात स्पेसिफिकली करना चाहूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने खबर भी पढ़ी है कि सऊदी जो शाह सलमान है उनकी पाकिस्तान आमद की दावत की बातें भी हो रही हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। वो लोग इतना आगे निकल गए हैं, उन्होंने बाकायदा 2030 को सोचते हुए मतलब अभी से उस पर काम शुरू कर दिया है, डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। क्या वजह है कि ओवर द ईयर्स हमारे इतने हुक्मरान रहे हैं, 1000 अरब के करीब आप बता रहे हैं कि डोनेशन इकट्ठा होता है, क्या नियत नहीं थी? प्रैक्टिकली कोई ऐसी अनबिलीवेबल बात भी नहीं है, बाकी मुल्कों में हो रहा है, आप बता रहे हैं, क्यों हम लोग नहीं कर सके? हम क्यों नहीं इनसे मदद लेते? जब सन 2017 में सऊदीया ने अपना ये प्लान लॉन्च किया विजन 2030 का, तो 1-1.5 साल या 2 साल तो उन्होंने सिर्फ इसके प्लानिंग पे लगाए। दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट्स को, बेहतरीन दिमागों को एक अंदाजे के मुताबिक $1 बिलियन कंसल्टिंग फीस पे की, $1 बिलियन कि भाई आप हमारा प्लान बना के दें। फिर जब प्लान बन गया तो हर प्लान को सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं की, उसके अहदाफ मुकर्रर किए कि भाई ये प्लान की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। जैसे 6 पिलर्स हैं उसके, इसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसके पिलर्स हैं। उस पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना जिसका नाम विजन रियलाइजेशन ऑफिस है, जिसका सिर्फ एक काम है कि जो ये 10-12 साल का प्लान है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उस अमल दरामद के हर मिनिस्ट्री के टारगेट्स हैं जिसको मिनिस्टर खुद जिम्मेदार हैं, शहजादे को और वो बादशाह को जवाब देते हैं इसके, और साथ ही साथ उसकी एक पब्लिकली रिपोर्ट आती है क्वार्टरली बेसिस पे कि आज हमारा ये टारगेट था और हमने उस टारगेट को अचीव करने में कहाँ खड़े हुए हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि ढका छुपा है कि 6 साल बाद पता चलेगा। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो पब्लिकली उनकी वेबसाइट पर होती हैं। आप आवाम जाके देख ले कि भाई जो अनाउंस किया, हुकूमत ने पैसा खर्चा किया है, वो आवाम का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो उससे पता चलता है कि भाई जब इतना प्रेशर होगा ऊपर के लोगों के ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम है ना कि वो ये कर रहे हैं। हम चैरिटी टॉपिक पे जब बात कर रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में चैरिटी के काम करने वालों के हवाले से कि वो खर्च कैसे कर रहे हैं, आमदन कैसे आ रही है, वो तो वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन खर्च करने पे कोई नहीं है। क्या कोई कोलैबोरेशन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई मंसूबे नहीं शुरू किए जा सकते कि लोगों को मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाएं? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है? और इसके बरक्स बाहर जो है वो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि कोलैबोरेशन के साथ करते हो? देखिए, कुछ इदारों को तो गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड की है, मैं समझता हूं बाकायदा फंड देते हैं, जैसे कि इंडस वगैरह को सिंध गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्पेशली। आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने भी काम किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के इदारों को काम किया है। लेकिन ये कुछ इदारों के साथ तो काम हो रहा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मिसाल के तौर पर क्या इस सेक्टर का कोई कोलैबोरेशन मैकेनिज्म मौजूद है कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक नहीं देखा कि पाकिस्तान की जो बड़ी चैरिटीज़ हैं उनका कोई कोलैबोरेशन मैकेनिज्म मौजूद हो। जैसे मैं आपको एक इदारे की मिसाल देता हूँ। अभी मैं आपकी बात मैं काट रहा हूँ। अब देखें, दो सिस्टम पाकिस्तान में, एक रमज़ान मुबारक में राशन, जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट भी राशन बांट रही है, एक ये तरीकाकार है। दूसरा, पूरा साल बिसिप के ज़रिए पैसा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। अब ये पहुँचा, खर्च किया, ख़त्म हो गया, बस ये चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आगे। यही पाकिस्तान में NGOs भी कर रही हैं, वो वहीं थे, वो वहीं हैं इतने साल से। मैंने यही बात इनसे पहले की ना कि भाई गवर्नमेंट इतने हुक्मरान रहे हैं, क्या तो कभी देखिए यहाँ पे ब्रेन्स की कमी तो नहीं है, ब्रेन्स की कमी तो नहीं है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कभी मैं ये समझता हूँ कि कभी ऐसा कोई इसका एफिशिएंसी का प्लानिंग मैकेनिज्म नहीं किया गया। अगेन मैं सऊदीया की मिसाल दूंगा। सऊदी गवर्नमेंट ने जब इस चैलेंज को रियलाइज़ किया कि हमारे मुल्क पे इतनी चैरिटी हो रही है, तो उसको उन्होंने सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए, एहसान नामी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें इवैल्यूएट किया जाता है, जिन सारी चैरिटीज़ आके अपने प्रोजेक्ट डाल सकती हैं। लोग जाके देखते हैं कि भाई चैरिटी क्या काम कर रही है, इस प्रोजेक्ट से कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कितना नहीं होगा। बाकायदा एक इदारा कायम किया। किंग सलमान फाउंडेशन की जिम्मेदारी निकाली गई कि वो इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाए कि इस चैरिटी के पैसे को किस तरह मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिससे मैं आपको तुर्की की मिसाल दूं, तुर्की में एक इदारा बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द NGOs ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, यानी तमाम NGOs इस्लामिक वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, लेकिन उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी सी है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा मुख्तलिफ इदारों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अगेन अक्सर व बेशतर जो चैरिटी के इदारे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो किसी मखसूस नज़रिए, मखसूस मसलक के मखसूस फ़िरके की नुमाइंदगी करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ कोलैबोरेशन का मैकेनिज्म कायम नहीं हो पाता। हर बंदा कहता है भाई हम ठीक है, हमारी डाइट की मस्जिद है और हम ही सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, करेंगे। नतीजा ये निकलता है कि क्रॉस बॉर्डर लर्निंग, अगर आप अच्छा काम करें तो मैं कैसे लर्न कर सकता हूँ। और ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इदारा हर काम करे। हमारे यहाँ एक ये भी हो गया कि जी हम इतने शोबों में काम करें, हर इदारा हर काम नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप एक शोबा उठा लें, मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सिटीजन फाउंडेशन है फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन पे काम करी, तो दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब इन दैट। अच्छा, इसमें ना नुमान साहब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। और मैं सभी की बात नहीं करूँगी, इक्का दुक्का ऐसे भी हैं कि जिनके बारे में हम ऐसी खबरें भी पढ़ते हैं कि भाई चैरिटी तो इकट्ठी की गई लेकिन वो किसी और ही जगह इस्तेमाल हो गई। तो इस चीज़ को देखना, इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में आप किसी को बिठा देंगे और किसी को नाश्ता खाना डिनर खिला दें, वो खा के बस हजम करके बैठा रहेगा, अगर वो कुछ कर ही नहीं रहा, उसे कुछ सिखाएंगे ही नहीं, तो कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो ये सारी सूरत हाल है, तो इस पे काम होना मुद्दसर बहुत जरूरी है। एक ब्रेक क्या हमें कहा जा रहा है? बिल्कुल। तो नुमान साहब का शुक्रिया अदा कर देते हैं और दीदी साहब से हम कहेंगे कि ब्रेक पर जाते जाते खूबसूरत सा कोई कलाम अगर वो पेश कर दें। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समा बख्शिश के ईमान मिला
वेलकम बैक नाजरीन। और बड़ा ही खूबसूरत एक टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और उससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक बड़ा ही प्यारा शेर है जो इस वक्त मैं चाहूँगी कि मैं पेश करूँ। कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। और ये मेरे ख्याल इफ्तिखार आरिफ साहब का शायद ये बिल्कुल, शेर है। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये। बहुत ही खूबसूरत शेर है। और इसका शेर पढ़ने का मकसद ये था कि आज चिड़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो चहचहाती हुई चिड़ियाँ जो हमें बचपन में इर्द गिर्द सुनने को मिलती थी, सुबह सादिक जिसे कहते हैं, उस वक्त उन चिड़ियों को शोर और गुरूब आफ्ताब के वक्त वापस अपने घोंसलों पे जब आमद होती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़ियाँ शहरों से, हमारे घरों से, मुंडेरों से वो दूर होती जा रही हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? आज कराची में चिड़िया शुमारी भी है जी, बिल्कुल। तो आज हम इस पर बात करेंगे, आखिर क्या वजह है कि ये मालूम होती जा रही हैं चिड़ियाँ, क्यों इनसे उस तरह से मोहब्बत नहीं की जा रही, इनकी अहमियत को नहीं समझा जा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले जनाब कुछ पाकिस्तान सुपर लीग की बात मैं कर लेती हूँ। चिड़ियों से पहले शाहीनों की बात कर लेते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ मार्का जनाब मार ली है। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है। PSL ट्रॉफी के यूनाइटेड पीर को मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। और PSL अब अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। फैसल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। कल का मैच ऐसे लग रहा था जब आगाज़ हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग का, तो वन साइडेड सा मैच था, लेकिन फिर उसके बाद हैदर और इमाद की बड़ी जारहाना बैटिंग थी कि एक बड़ी मजबूत टीम कल का मैच फिर हारी है। क्या कहेंगे आप कल के मैच पर? मुदस्सिर, पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग मी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे जितनी आवाज़ आई उसके हिसाब से मैं आपको हालांकि मैंने दिल से आपको सवाल किया, बड़े दिल से आवाज़ निकाली है, लेकिन आप तक कम पहुंची है फिर भी। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया मैं। इट वाज एन एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। आप सही कह रहे हैं कि शुरू में ऐसा लगा कि पेशावर के लिए आसान होगा मैच जीतना, लेकिन जिस तरह इमाद वसीम और हैदर अली ने बैटिंग की, दे टुक द गेम अवे फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। लेकिन अगर आप देखें मैच को तो इस्लामाबाद इज़ द टीम विच डिज़र्व्स टू विन। जिस तरह उन्होंने लास्ट 3 मैचेस खेले हैं और जिस तरह इमाद वसीम जो उनके प्लैटिनम प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि प्लैटिनम प्लेयर होता क्या है। सो ही हैज़ वन एक्चुअली द लास्ट 3 गेम्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कल के मैच में हमें, अगर मैं कहूँ तो टिपिकल बाबर आजम की कप्तानी दिखी कि इब्तिदा में अगर पूरा मैच देखें तो 33 ओवर्स तक, ये मैच 39 ओवर्स का हुआ एक्चुअली, 33-34 ओवर्स तक जो है वो पेशावर जीत रहा था और आखिरी 6-7 ओवर्स में इस्लामाबाद ये मैच एक तरफ लेके चला गया। सो कांग्रेचुलेशंस टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड अ लॉट टू लर्न फॉर पेशावर। 3 चेंजेस की थी उन्होंने कल के मैच में। सही। फैसल, मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो मुल्तान सुल्तान, आई थिंक ये भी डिजर्विंग टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो होना ही चाहिए था फाइनल में। अभी कल के मैच को आप किस तरह से ले रहे हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन सी टीम आपकी इन दोनों में से अब फेवरेट है या फैसला करना मुश्किल है? मुल्तान सुल्तान देखिए, उन्होंने पिछले साल का भी फाइनल खेला था और अनफॉर्चुनेटली वो 1 रन से हारे थे लाहौर कलंदर्स से। और इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम फाइनल में जा रही है मुल्तान के अगेंस्ट, वो फुली चार्ज्ड अप टीम है। वो 3 नॉकआउट मैचेस जीती है। वो मुल्तान सुल्तान से 229 रन चेस करके जीते हैं। उसके बाद वो क्वेटा को उन्होंने हराया और कल हमने देखा कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को एलिमिनेटेड 2 में भी हराया। सो दिस गेम इज गोइंग टू बी अ नेल बाइट अ गेम, आई एम श्योर, जो फाइनल होने वाला है कल। और आप सही कह रही हैं, इट्स डिफिकल्ट टू पिक वन टीम आउट ऑफ मुल्तान एंड इस्लामाबाद, बिकॉज मुल्तान पूरा PSL का सीजन आप देखें तो वो टॉप ऑफ द टेबल रहे हैं और प्ले ऑफ में भी उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को आसानी से हराया है। इस्लामाबाद की बात करें तो दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम, दे आर आल्सो अ वेरी गुड टीम। सो इट्स डिफिकल्ट टू पिक वन टीम फ्रॉम दीज 2 टीम्स, बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट टुमारो। सही। अच्छा, लेकिन फैसल, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा। हैदर पूरे टूर्नामेंट में ऑफ कलर से हमें नज़र आ रहे थे। आज से 3 मैचेस पहले से बॉलिंग में भी बैटिंग में भी इमाद जो है, पिछले आप PSL में देखें और जब कराची में थे तो सिर्फ वही खेल रहे थे अपनी टीम की तरफ से, वो वहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो ये क्या T20 का कोई खासा है कि पूरे 7 मैचेस कोई ना खेले, एक मैच में जितवा के वो फिर हीरो हो जाए? और ये क्या मतलब, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे वो बिल्कुल फ्लॉप हुए, टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये भी बड़ी अजीब सी गेम फिर नज़र आ रही है T20 में। सर, ये क्रिकेट की ये खासियत है ना, ये वो थिएटर है जो जिस दिन लगता है ना उसी दिन उसकी स्टोरी पता चलती है। तो इसीलिए क्रिकेट एक्साइटिंग गेम है। सो अगर आप देखें, आपने इमाद वसीम की बात की, ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, ही इज़ प्रूव्ड इट।
और आप देखें ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इमाद और हैदर अली, दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट कराची। और अगर आप पिछले साल का अगर आप पीएसएल सीजन याद हो आपको, सीजन 8, उसमें इमाद वसीम ने एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कराची के लिए। बिल्कुल। इस सीजन में उन्होंने शुरू के मैचेस में अच्छा नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिली, आप देखें विद द बॉल विद द बैट, उन्होंने प्रूव किया है कि वो प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं। एंड ही इज एक्चुअली नॉकिंग द डोर फॉर हिज प्लेस इन द पाकिस्तान साइड। आपको T20 वर्ल्ड कप में उनकी ज़रूरत महसूस होगी। हमें याद होगा कि हम जब वर्ल्ड कप इंडिया खेलने जा रहे थे उस वक्त भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इमाद को टीम में होना चाहिए। एंड अब तो इमाद खुद भी टीम का हिस्सा नहीं, वो तो अपनी रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं फैसल के वो खुद ही टीम में अब शायद नहीं है, लेकिन उनकी जगह यंगस्टर्स भी हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं साथ में ये भी ऐड कर दूं फैसल के मुल्तान सुल्तान का जो बॉलिंग अटैक था ना, उस पर बड़ी बात हुई कि भाई इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक था, क्योंकि जब हमारी टीम जो है वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है जाके, तो हमें जो ज्यादा वहां पर कुछ फ्लॉज नजर आते हैं वो हमारी बॉलिंग में नजर आते हैं कि बैकअप्स हमारे पास नहीं होते। 2 फीमेल कोचेस का बड़ा मुझे लग रहा है तो क्या चक्कर है ये ना, मतलब। और दूसरा मुझे बताएगा इससे हमारी तैयारी आपने कैसी देखी है, क्योंकि आगे जून में वर्ल्ड कप भी आ रहा है। जी देखें, ये जो पीएसएल हो गया या इस तरह की जो लीग्स होती हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे टैलेंट को देखने की। और क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे टेलीवाइज हो रहा होता है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। सो आप लोगों ने कोचेस की बात की, हमने देखा है मुल्तान सुल्तान कितना प्लान चलते हैं उनके उनके कोचेस की। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वो सबके सामने है। उसामा मीर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इस टूर्नामेंट में वो वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर है। उसके साथ साथ मोहम्मद अली की बात करें तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है उनकी। और बहुत क्रेडिट जाता है रिजवान को और मुल्तान की टीम मैनेजमेंट को टू हैव सच गुड प्रिपरेशन इन अ टूर्नामेंट। एंड एक्चुअली यू कैन रेप्लिकेट इट टू योर नेशनल साइड एज वेल, कि आपको क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। उन्होंने चेंजेस भी की हैं। उनके उस्मान अगर आप देखें तो वो सिर्फ 4 या 5 मैचेस खेले उन्होंने। उनके पास डेविड मलान जैसे प्लेयर हैं जिनको उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ है, वो उनकी जगह नहीं बन पाती है टीम में। सो आई थिंक दीज आर गुड टाइम्स फॉर मुल्तान सुल्तान। एंड विद दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट, आप जैसे आपको इस लीग में, जैसे आपने बॉलर्स की बात की, इस लीग में आपको बहुत सारा टैलेंट दिखा है। मतलब मोहम्मद अली आपको दिखे हैं, आपको मेहरान मुमताज की तरफ से अच्छी बॉलिंग हुई है। और जो आपके सीनियर प्रोज हैं, आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फैसल, हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अल्लाह करे कि इन्हीं प्लेयर्स को आगे यूटिलाइज भी किया जाए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और दूसरा, ये दोनों टीम्स जो कि आगे फाइनल में गई, इनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद। जीते जी पेशावर, मेरी टीम हार गई, अब जो भी जीत जाए कोई मसला नहीं। अल्लाह अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, चिड़ियों की हमने बात करनी है। दुनिया भर में मार्च की जो 20 तारीख है वो मासूम परिंदे चिड़िया का आलमी दिन है। दुनिया जिस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, हम उतनी ही तेज़ी से इस मासूम परिंदे की नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में चिड़ियों की तादाद में 80% तक कमी आई है। और इसकी बड़ी वजह जो है वो दरख्त की कटाई है। जो दरख्तों को काटा जा रहा है ईंधन के लिए, वो एक बड़ी वजह है। तो आज 17 मार्च को कराची में चिड़िया शुमारी भी हो रही है। जमशेद इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कौन सी बात है आप? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। जमशेद साहब जो हैं उनसे भी बाद में इस पर राय लेंगे। अच्छा, एक तो चिड़ियों के बारे में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि चिड़िया की जो जुबान होती है ना, हमने कभी नहीं सुना किसी की जुबान में कोई बोन हो। चिड़िया की जुबान में छोटी सी बोन होती है जो इसको स्टिफ करती है, जिससे कि ये अनाज के जो बीज होते हैं ना, ये वो उठा सकती है। और दूसरा, इसके बारे में मुझे ये पता है कि ये समटाइम जब उड़ते हुए जाती है, चूचू करते हुए, तो इसके मुंह से जब वो बीज गिरते हैं तो वहाँ पे दरख्त या पौधा भी मतलब उग जाता है। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। और दूसरा, एक और चीज़ भी है, हमने अक्सर सुना है कि फसलों पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया, तो ये टिड्डी दल खाती भी है, जिससे कि पेस्ट कंट्रोल नेचुरली एक हो रहा है कि चिड़ियाँ वो कीड़े खाती हैं जिससे कि फसलों पर हमला नहीं होता। तो ये बड़ी इनकी अहमियत है, हम इसको समझें। सब चीज़ें भी पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चौधरी साहब, बर्ड एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपके वक्त का। ये चिड़ियाँ इतनी मादूम होती क्यों जा रही हैं? ख़ास तौर पर शहरों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल ये नापैद हैं। और अब तो गांव देहात में भी दरख्तों पे वो चहचहाट नहीं नज़र आती जो माजी में थी।
जी थैंक यू। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसा आपने बताया कि आज चिड़ियों का जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है, और किसी भी जानवर या परिंदे का जो आलमी दिन मनाने का मकसद होता है वो उस जानवर या परिंदे को जो दरपेश मसाइल या उनको जो खतरात लाहक होते हैं उनकी जो है वो लोगों में उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना है, और फर्दर उस परिंदे की जो माहौल में अहमियत है उसको उजागर करना है। तो जैसा आपने बताया कि चिड़ियाँ ये हमारे माहौल में एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ये अर्बनाइजेशन जो है ये बढ़ रही है, शहरों में डेवलपमेंट हो रही है, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस ट्रीज़ हैं वो कम हो रहे हैं, जो कि इन चिड़ियों के लिए एक ख़ास जो है वो माहौल पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से इन चिड़ियों की जो है वो तादाद कम होती जा रही है, और उसके जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे इकोसिस्टम के ऊपर कि इनके कम होने की वजह से जो दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक बर्ड्स हैं लाइक क्रोज हैं या जो काइट्स हैं उनकी तादाद जो है वो शहरों में है वो ज़्यादा हो रही है, और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो है वो सही। अच्छा जमशेद साहब, मुझे ये बताएगा कि बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम में ये चिड़ियों का कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारे नाज़रीन को समझाइए किस तरह अहमियत की हामिल है। जी ऑफ कोर्स, अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक पैदा की है तो उसका एक ख़ास जो है वो रोल है, तो इन चिड़ियों का भी एक ख़ास मकसद है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीड्स जो है ये छोटे छोटे सीड्स जो है ये खाती हैं, लाइक जो ग्रेन्स होते हैं ये क्रॉप्स के, तो जब ये फील्ड्स में मूव करती हैं तो ये ग्रेन्स जो है वो एक दूसरी जगह पे जो है उनको मुंतकिल करती हैं, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम में जो जर्मिनेशन होती है वो दरख्तों की या पौधों की, तो वो उसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर ये परिंदे अपना ये रोल अदा ना करें तो ये फिर यहाँ पे जो कुदरती तौर पे हमारे पौधे जो है वो जर्मिनेशन होती है या जो उनका उगाव होता है तो वो नहीं होता, और बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। अच्छा। इसके अलावा ये चिड़ियाँ जो हैं ये स्मॉल जो है वो इंसेक्ट्स हैं उनको खाती हैं, और उसमें से बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो समटाइम क्रॉप्स के लिए जो है वो खतरनाक होते हैं या इवन ह्यूमंस के लिए, तो ये इन अदर वे जो इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन है उसको भी जो है ये कंट्रोल करती हैं। सही। अच्छा एक चीज़ जमशेद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी वजह से भी चिड़ियों का बड़ा इशू हुआ है कि वो यहाँ से शहरों से जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है वहाँ, या वाकई ऐसी हकीकत है कि ये मोबाइल टावर्स के रेज़ की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से चिड़ियाँ मादूम हुई हैं? देखिए जी, ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स तो लेकिन ये है कि इस तरह की अभी कोई साइंटिफिक स्टडी हमारे पास नहीं है कि अच्छा। जो इसको साइंटिफिकली विद डाटा जो है वो प्रूव करे कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो कोई इम्पैक्ट है। लेकिन यस, कुछ जो दूसरी स्टडीज हुई हैं लाइक जो ये विंड पाल्स हैं या जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं या इनकी जो है कोलिजन्स के साथ जो है इन परिंदों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो फोन टावर्स हैं उनके बारे में हमारे पास अभी कोई मुस्तनद जो है वो स्टडीज मौजूद नहीं। सही। अच्छा मैं चाहूँगी थोड़ा सा जमशेद साहब अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं, ज़ाहिर है इनकी अहमियत हम उसको उजागर कर रहे हैं, तो वो लोग जो चाहते हैं कि चिड़ियाँ ज़्यादा उनके घर में आएँ, यहाँ पे जिस तरह कुछ लोग बड़ा ख़ास तौर पर बाजरा या दाना चिड़ियों के लिए डालते हैं, लेकिन अक्सर गिला करते हैं चिड़ियाँ नहीं आती हैं, बाजरा तो हम डालते हैं, तो उनको किस तरह हम लोग बुला सकते हैं? इनके घोंसले बनाएं, वो किस तरह बनाएं, कहाँ लगाएं, कैसे हो सकता है? कैसे होगी दोबारा से शहरों में? जी, इसके लिए एक तो ये है कि हमें जो शहरों में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको जो है वो इम्प्रूव करना होगा, और उसके अलावा जो हमारे जो इंडिजिनस ट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि अब इस तरीके से है कि जो भी फ्रूट प्लांट्स हैं या जो हमारे इंडिजिनस ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। एक तो ये है कि हमें उस चीज़ को जो है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि वो शहरों में फ्रूट प्लांट्स जो है वो लगाएं, अपने जो बैकयार्ड्स हैं वहाँ पे जो ग्रास वगैरह है, चूँकि ये बर्ड्स जो है वो हाइट्स इनको चाहिए होते हैं अपनी नेस्टिंग प्लेसेस के लिए। और प्लस रिगार्डिंग जो आपने बात की है फूड के हवाले से, तो उसमें आई थिंक कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये बर्ड्स जो है वो नॉर्मली अपनी खुराक जो है वो नेचुरल तरीक़ों से जो है वो लेते हैं। समटाइम्स अगर वो कोई कंटेमिनेटेड फूड लाइक अगर कोई मार्केट से आ जाता है या कोई ग्रेन्स ऐसे या जिनके साथ कोई पेस्टिसाइड्स या जो कोई केमिकल्स वगैरह होंगे, तो ये इन बर्ड्स के लिए जो है वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें
इनके लिए जो नेस्टिंग साइट्स हैं, लाइक अगर लोग आर्टिफिशियल नेस्ट आजकल जो है वो मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गर्मी जो है और टेम्परेचर जो है वो रेज हो रहा है, और सम टाइम कुछ एरियाज़ में जो है वो पानी की भी शॉर्टेज होती है। तो इसलिए हम में खामियों में अभी ऑनवर्ड जो है इन चिड़ियों का जो है वो ब्रीडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो पानी वगैरह और इस तरह की जो नेस्टिंग साइट्स जो आर्टिफिशियल नेस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा जोसेफ, ये मैंने आज एक दोस्त से कहा कि हम आज इस पे बात करना चाह रहे हैं कि चिड़ियाँ क्यों मादूम होगी। उसने अजरा तफन्नुन कहा कि गुजरांवाला में चिड़े सारे खा गए हैं गुजरांवाला के लोग, तो क्या ये इनको पकड़ने का कोई ऐसा मामला तो नहीं है? हम देखते हैं अक्सर कहते हैं परिंदे आज़ाद करने में पकड़ के घूम रहे हैं, कुछ खा जाते हैं, ऐसा कुछ? जी, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि जो है वो लोग इनको ऐसे फूड के तौर पे जो है वो कंज्यूम करते हैं, कि जो कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू हमारे जो लॉज हैं जो वाइल्ड लाइफ के, ये उसके भी जो है वो प्रोहिबिटेड है। बिल्कुल। चलें जी, का जमशेद चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो चिड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत मखलूक अल्लाह ताला की, और बगैर किसी वजह के वो मखलूक की तख्लीक ही नहीं हुई है, तो इसकी अहमियत को समझते हुए हमें इनसे प्यार करना है, इन्हें पिंजरे में बंद ना करें, बस इनका ऐसे ही ख्याल रखें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इसके साथ एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। वेलकम टू बोल के जायके, और मेरे साथ शेफ़ मायदा मौजूद हैं, और आज भी बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। और मुझे याद है 2 दिन पहले मुझे शेफ़ मायदा ने बताया था कि मेरा चाइनीज़ जो है ना वो बहुत बेहतरीन है, घर वाले जब डिमांड करते हैं वो चाइनीज़ की करते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ चाइनीज़ की रेसिपीज़ ली जाएँ और वो ट्राई की जाएँ। तो शेफ़ मायदा आप बता दें पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या बना रहे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आज हम बना रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले आपने फरमाइश की थी कि हम चाइनीज़ कब बना रहे हैं, तो आज हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई, ठीक है, और उसके साथ हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस, जबरदस्त। यानी कि वो लोग जो चाइनीज़ के शौकीन है ना उनके लिए ट्रीट है आज। तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले सैरिश चिकन चिली ड्राई से स्टार्ट करेंगे, देन हम एग फ्राइड राइस की तरफ जाएंगे। चिकन चिली ड्राई में हमने क्या करना है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, और ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, घर वाली रेसिपी नहीं है, कमर्शियल रेसिपी है। आप बिल्कुल जो आपको टेस्ट मिलेगा वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा। हमने इसके अंदर पहले चिकन लिया 300 ग्राम। अच्छा, हमने इसको पहले से कुक करके रख दिया है, फ्राई करके चिकन को रख दिया है। इसका क्या प्रोसेस है कि आपने चिकन स्ट्रिप्स लिए, ठीक है, इस साइज़ के कटे हुए, ठीक है, स्ट्रिप्स लिए। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 एग वाइट्स डाले मैरिनेशन के अंदर, 2 एग वाइट्स लिए। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया, 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर मैदा लिया, सॉल्ट लिया, ब्लैक पेपर लिया, थोड़ा सा पिंच। इसको मैरिनेट किया और इसको हमने डीप फ्राई कर दिया। डीप फ्राई हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको करना है, ठीक है, हमने पूरा कुक नहीं करना क्योंकि हमने इसको पैन पे भी पकाना है। तो हमने इसको फ्राई करके निकाल लिया। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इस पे झटपट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि चार्ट दिखा देते हैं, चार्ट दिखा देते हैं, सारे सामने आ जाएं कि वो क्या है, और उसके बाद फिर आप रेसिपी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने मैरिनेशन तो बता दी है, ठीक है, और फ्राइड तक का प्रोसेस बता दिया है। इसके बाद जो हम इसके अंदर चीज़ें लेंगे वो सोया सॉस लेंगे, चिली सॉस लेंगे, हम इसके अंदर ऑयस्टर सॉस लेंगे, ठीक है, ग्रीन चिली जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है हम वो लेंगे। हम इसके अंदर जिंजर ऐड करेंगे, जूलियन भी और चॉप भी। सॉल्ट लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, वाइट पेपर लेंगे, चिकन पाउडर यूज़ करेंगे, बटन चिलीज, चिकन स्टॉक एंड ऑयल, ठीक है। इसकी ये इंग्रेडिएंट्स हैं। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं अब बनाना। हमने पैन को फुल गरम करना है, ठीक है, ये चाइनीज़ वॉक में वैसे रेडी होती है। हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऑयल लेंगे, ठीक है। हम इसको फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि चाइनीज़ खाने जो भी होते हैं वो हाई फ्लेम पर होते हैं और बहुत झटपट रेडी हो जाते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। हमने इसमें जिंजर को चॉप किया हुआ था, हमने जिंजर डाला इसके अंदर। हम गार्लिक नहीं डलता इसमें? हम इसमें गार्लिक नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें जिंजर ऐड करेंगे। अच्छा, ये हम सिर्फ सौते करेंगे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इसको हम चंद सेकंड के लिए सौते करेंगे। कितनी अच्छी स्मेल है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, मुझे हैरत है कि इसमें गार्लिक नहीं डलता, वरना चिकन में लाजमी गार्लिक डलता है। मैरिनेशन में डाला आपने? नहीं, मैरिनेशन में नहीं डाला। चाइनीज़ की कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिसमें गार्लिक नहीं जाता, कुछ रेसिपीज़ में जिंजर जाता है खाली, और कुछ रेसिपीज़ में गार्लिक जाता है और चॉप जाता है, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। हम इसमें पेस्ट ऐड नहीं करते, ठीक है। हमने इसको सौते किया, ठीक है। सौते करने के बाद जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी, हम इसके अंदर ये चिकन ऐड करेंगे, सही है। हम इसको
चिकन को ठीक है, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इसमें। हम इसको चिकन को, क्योंकि ये वैसे ही हमने फ्राई किया हुआ है तो बहुत झटपट ये रेडी होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने जब इसको इससे पहले रेडी किया है तो उसमें आपने इसको इतना नहीं गलाया कि बिल्कुल गल जाए, बस नहीं, थोड़ा सा, बस 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है, हाफ डन किया है। बाकी हम इसी के अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर इसको कुक करेंगे। चिकन वैसे ही जल्दी पक जाता है, हम अगर सारा फ्राई उसमें कर लेते तो यहाँ पर ये आके हार्ड हो जाती चिकन, सॉफ्ट नहीं रहती। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर अपने सॉसेस डालेंगे। ये है हमारे पास लाइट सोया सॉस जो नॉर्मली घरों में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया। ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा ये ऑयस्टर सॉस, ये अगर आप लोगों ने नहीं डाला तो फिर आप लोग के पास रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या मज़े का सॉस बन रहा है इसके ये अंदर। हमारा ऑयस्टर सॉस चला गया इसमें। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। थोड़ी सी हम बचाएंगे, आधी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और आधी हम इसके फाइनल टच पे ऐड करेंगे। क्या बात है। जो जिंजर हमने जूलियन किया हुआ था वो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको, बेहतरीन, ज़बरदस्त, यही वर्ड्स हैं जो कि मुझे इस वक्त ना सुझाई दे रहे हैं इसको देखने ये के बाद। बहुत मज़े की रेसिपी होती है और बड़ा मज़े का। ये इंडो चाइनीज़ रेसिपी कहलाती है चिकन अच्छा। चिली ड्राई, कि कुछ इंडियन फ्लेवर्स, कुछ चाइनीज़ सॉसेस के साथ ये बनती है। तो इसको इंडो चाइनीज़ रेसिपी हम कहते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद अब हम इसके अंदर जो हमारे ये ड्राई Salt? स्पाइसेस हैं, सॉल्ट हम, चाइनीज़ सॉल्ट तो नहीं डलता? चाइनीज़ सॉल्ट बहुत सेहत के लिए ख़राब है और बैन भी हो चुका है, तो हम चाइनीज़ अच्छा। सॉल्ट इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, नमक हम इसके अंदर बहुत एहतियात से डालेंगे क्योंकि ऑयस्टर सॉस में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हमने बहुत एहतियात से कम डालना है। हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। सही। ठीक है, हमने इसके अंदर चिकन पाउडर लिया, चिकन पाउडर में भी नमक होता है। ठीक है, हमने इसमें ब्लैक पेपर लिया। ज़बरदस्त। सही है, अब हम इसके अंदर बटन चिली, जो रेड चिलीज होती हैं ये वाली, ठीक है, ये हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे। क्या बात है आपकी, सही। बड़ा मज़े का जो अरोमा है वो आना शुरू हो गया सॉसेस की वजह से। सॉसेस की वजह से ये हमारी, ये बस हमारी रेसिपी रेडी है। हम इसके अंदर बस इतनी क्विक रेडी हो गई। इतनी क्विक, चाइनीज़ जो भी है वो बहुत क्विक बनता है, वो स्लो फ्लेम पे नहीं बनता, वो हाई फ्लेम पे बनता है चाइनीज़, और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। हमने इसके अंदर जूलियन और ग्रीन चिली जो बचाई हुई थी वो हमने ऐड की, और हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चिकन स्टॉक जो हमने रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि ये ड्राई नहीं हो। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियली इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड होता है। ये हमारी रेसिपी रेडी है। अच्छा, मैंने अभी से जहन बना लिया कि ईद पे जब मेहमान आएंगे ना तो मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है। कितनी क्विक है, आप देखें, आपने चिकन फ्राई करके रखा हुआ हो, सारी चीज़ें रेडी। लेकिन इसमें जो आपने ये जो गोल मिर्च डाली है, ये तो इसके बहुत नरम नहीं होगी जब तक इसको आप बंद नहीं करेंगे। नहीं, ये बस आप समझें कि चाइनीज़ खानों में बहुत, हर चीज़ बहुत फाइन कुक नहीं होती। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये इतनी देर में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कुक। बस ये समझे कि गार्निश एलिमेंट के तौर पे जाती है, इसका कलर ब्रेक करने के लिए। ओके, ठीक है, बस इट्स डन। ये हमारी चिकन चिली ड्राई हमारा रेडी हो गया है। अब हम आते हैं अपने एग फ्राइड राइस की तरफ। अच्छा, पहले मेरा ख्याल है कि उसकी रेसिपी बता देते हैं, अच्छा, ताकि तब तक हमारा ये जो पॉट है ये भी गर्म हो जाएगा, ऑयल। सही है, ठीक है। अच्छा, एग फ्राइड राइस में हमने, ये हमारा ऑन हो गया है। जी, सही जी। है। अच्छा, हमने इधर चावलों को बॉईल करके रख लिया है। कमर्शियली सेला चावल भी यूज़ होता है, बासमती चावल भी यूज़ होता है। हमने यहाँ पे सेला चावल लिया है। 2 घंटे हमने इसको भिगो के रखना है। अच्छा, जब आप इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करते टाइम पे आपने इसके अंदर सॉल्ट डालना है। सही है, सॉल्ट के साथ आपने इसके अंदर विनेगर डालना है जो इसको शाइनिंग में रखेगा। आपने ऑयल डालना है, और जब आपने इसको बॉईल करके निकालना है, स्टेन करना है, तो स्टेन करने के बाद आपने इसको
फैला के रखना है जैसे हमने फैला के रखा है, ठीक है। ये चावल ताकि अकेला अकेला रहेगा। और अच्छा, कुछ लोग विनेगर की जगह पर लेमन भी डालते हैं। ये जो चावल है इसको खड़ा रखता है और इसको शाइनी रखता है चावलों को, ठीक है। विनेगर भी डाल सकते हैं और लेमन भी डाल सकते हैं, दोनों हम इसमें यूज कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा इसको ऑयल डाल के हमने साइड पे रख दिया ताकि चावल हमारे जुड़े नहीं, ठीक है। हमने इसके अंदर अब हम एग लेंगे। अच्छा, चिकन हम क्योंकि एग फ्राइड राइस बना रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसमें चिकन भी ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है कि अगर आपने बॉईल करके चिकन ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम चार्ट भी दिखा देते हैं ताकि अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे खुलकर सबको पता चल जाए क्या क्या है। एक ही दफ़ा सब इकट्ठा मंगवा लेंगे। एग फ्राइड राइस के लिए बता दीजिए क्या क्या चाहिए। एग फ्राइड राइस के लिए हमने चावल लिए हैं, ठीक है। एग को हमने बीट करके रखा है, एग योक और एग वाइट के साथ। हमने इसके अंदर जो लेना है वो सॉल्ट लेना है, ब्लैक पेपर लेना है और वाइट पेपर हमने इसमें ऐड करना है और चिकन पाउडर ऐड करना है, बस। और वेजीज में हमने इसमें कैप्सिकम चॉप की हुई, कैबेज चॉप की हुई और हमने कैरेट इसमें चॉप की हुई हमने इसके अंदर यूज़ करनी है, बस। दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। सही। हमारा पॉट जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऑयल डालेंगे। सही। क्योंकि हमारे चावलों में ऑलरेडी ऑयल है तो हम इसमें कम ऑयल यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर अब अपनी जो वेजीज हैं हम इसमें वो डालेंगे। इनको सौते करना है, वो सौते करना है हमने, बस इसको चंद सेकंड कुक करना है। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ये जो कैरेट और ये जो कैबेज लिया ये भी थोड़ी सी स्टीम्ड है थोड़ा सा, क्योंकि कैरेट क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती है पकने में तो हमने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा कुक करके रखा था, ब्लांच करके रखा था, बस 1-2 मिनट, दैट्स इट। चलिए, ये तो हमने वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको सौते करना है। सही। अब जनाब मैं ये भी आपको बता दूं कि किचन में जैसे कि आपने देखा कि हमारे भी काफ़ी बर्तन गंदे हो रहे हैं, तो लेमन मिक्स लिक्विड हमारे सामने है, लेमन मिक्स बार भी है। सिर्फ आपने स्पॉन्ज पे जनाब 2 ड्रॉप्स डालने हैं और झाग बनता जाएगा, ग्रीस कटती जाएगी और 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को काटता है और बड़े जेंटली आपकी डिश वॉशिंग होती है, आपके हाथ भी महफूज रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो अपना किचन में ये लेमन मैक्स बार और लेमन जो सोप ये लिक्विड है ये ज़रूर अपने आप रखिएगा। उसके अलावा तो आज हमारे किचन में काफ़ी दीगर लवाजमात भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लिप्टन जो है जिसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। वो कहते हैं ना चाय चाहिए, कौन सी जनाब, तो वो लिप्टन हमारे किचन में मौजूद है। और जब अफ्तार का वक्त हो तो खाने के फ़ौरी बाद हमें चाय लाजमी चाहिए होती है क्योंकि चाय से ही हम चलते हैं। तो लिप्टन का इस्तेमाल मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर घर में ही होता है। जो जायका जो टेस्ट लिप्टन में है वो आई डोंट थिंक सो किसी दूसरी चाय में है। तो ये भी हमारे किचन का हिस्सा है। उसके अलावा हमारे पास कनौर के बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सॉस मौजूद है और कनौर के आप देख सकते हैं नूडल्स मौजूद है जो कि क्विक रेसिपी होती है। जो बच्चे जो हैं फ़ौरन जब डिमांड करते हैं कि मामा नूडल्स खाने हैं तो ऐसे में अगर कनौर के नूडल्स मौजूद हों तो हमारा काम झटपट हो जाता है। यहाँ पानी रखा, नूडल्स डाले और क्विकली रेडी हुए और क्या मज़े के नूडल्स होते हैं, बच्चे राज़ी हो जाते हैं। तो ये भी हमारे किचन में मौजूद हैं और होप्स आपके किचन में भी मौजूद होंगे और अगर नहीं है तो ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत खुश होंगे। आप बताइएगा माहिदा हम क्या करने चाहिए। हमने इसके अंदर जो वेजिटेबल सौते की थी वो हमने निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर अंडा डालेंगे एग फ्राइड राइस के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। एग फ्राइड राइस में बनाते हुए अंडा बिल्कुल हलवा कर देते हैं। हमने इसको पहले पूरा कुक होने देना है अंडे को, हमने इसको हिलाना नहीं है बहुत। अच्छा, मैंने तो ये देखा है कुछ लोग जब ये सब्जी सौते करते हैं तो इसके साथ ही एग डाल देते हैं, इसको निकालते नहीं। अच्छा, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि स्मेल हो जाती है, पूरे की पूरी वेजिटेबल्स और अंडा एक खाकीना टाइप बन जाता है। वो वेजिटेबल्स और एग अलग अलग नहीं नजर आता, वो एक खाकीना बन जाता है। तो हमने इधर हमने ये करना है पहले अंडा पूरा पका लेना है, पूरा अंडा पका लेना है। उसके बाद हमने इसी के अंदर उसको तोड़ना है, वरना वो बिल्कुल मैश हो जाता है, एक समझें स्क्रैम्बल्ड एग टाइप बन जाता है वो वेजिटेबल्स के साथ। बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। अक्सर लोग गलती करते हैं, वो अगर कुछ सूप भी बना रहे हैं कुछ ऐसा भी, आई थिंक सूप में तो शायद चल जाता है, सूप में वो डाल के ना फ़ौरन मिक्सिंग शुरू कर देते हैं, वो उससे जो है वो सूप में श्रेड्स नहीं बनते उस तरीके के, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे अब हमारा जब कुक हुआ है तो अब हम इसको इसके अंदर ही तोड़ेंगे। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी टिप बताई आपने मुझे, क्योंकि मैं ये गलती करती थी। ये बहुत सारे लोग घर में गलती करते हैं। मैं सब्जी फ्राई करती थी उसके अंदर ही अंडा भी डाल देती, वो एक खाकीना बन जाता है पूरा के सब कुछ सब्जी वगैरह वो फिर अलग अलग नहीं दिखती। आपने अंडे को इसके अंदर ही तोड़ा
सही। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर सब्जी दोबारा डाल सकते हैं। सब्जी दोबारा डालेंगे। बाकी हमारे पास हर चीज़ यहाँ पे कुक्ड रखी हुई है, अब हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है बस। और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि प्रॉपरली ये टूट भी रहा है, वरना ये होता था कि बस सब्जी को लिपट जाता था तो उस तरह से टूटता भी नहीं। आप इसको पहले से ऑमलेट टाइप बना के और छुरी से भी कट करके रख सकते हैं अपनी प्रेप के अंदर, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अच्छा हाँ, अगर कमर्शियली, क्योंकि ये ज़्यादा डार्क कलर का होता है तो उसमें वो हम लोग कलर यूज़ करते हैं, ऑरेंज फूड कलर, तो उससे वो कलर आता है उसमें। सही, ठीक है, हमने ये इसको कर दिया। सही है, अब इसके अंदर थोड़ा सा बस इसको और हम तोड़ेंगे ताकि थोड़े से स्मॉल पीसेस हो जाएं। अब जो हमने वेजीज इसके अंदर कुक की थी, सौते की थी, हम सारी वेजीज को इसके अंदर वापस से डाल देंगे। अब हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है, हमने कुकिंग नहीं करनी है। अब बस हमने हर चीज़ को एक साथ मिक्स करना है। ज़बरदस्त। हमने इसमें क्या मज़े के राइस बनने जा रहे हैं, मुझे अभी से अंदाज़ा हो रहा है ना। कटिंग इतनी ज़बरदस्त आपने की है और उसके बाद इसको जो स्टीम आपने किया है ना, उससे इसके जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर मौजूद है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये एग एंड चिकन फ्राइड राइस एक्चुअली में रेडी हो रहे हैं। आप चिकन को स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं, आप एग को भी स्किप कर सकते हैं, जस्ट वेजिटेबल फ्राइड राइस आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग सॉल्ट लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना हम सॉल्ट लेंगे इसमें। हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना। सरिश, वहाँ पे चिकन पाउडर रखा होगा, अगर आप प्लीज़ मुझे पास कर दें। जी, ये लीजिए। अच्छा, चिकन के अलावा चिकन पाउडर भी डलेगा? चिकन पाउडर भी डलेगा, या आप ऑप्शनल है, या आप स्किप भी कर सकते हैं, या आपके अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। अच्छा, मुझे डर है आपका दुपट्टा ना इससे गंदा हो गया, इसको उठा देना। थैंक यू। अच्छा जी, किचन में काम करते हुए ना बार बार हाथ भी धोने पड़ते हैं और बार बार अपने हाथ साफ भी करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑयल ज़रूर लग जाता है हाथों पे। तो ये रेसिपीज़ हमारी बड़ी क्विकली बन रही हैं और बड़े मज़े के ये एग फ्राइड राइस है, जिनमें चिकन एग फ्राइड राइस में कहूँगी, चिकन एग फ्राइड राइस है ये। आपने जो बल्कि ये चाइनीज़ राइस है, इसमें वेजिटेबल्स भी है। ये एक्चुअली में हम ये रेसिपी ही चाइनीज़ है, उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, बस जो हमने चावल इसमें ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। दम करेंगे आप? नहीं, हर चीज़ कुक्ड है ये हमने। अच्छा, ये इसमें एक टिप मैं दे दूं कि जो चावल बॉईल करके यहाँ तक का प्रोसेस जो था, ये आप लोग कमर्शियली हम लोग ये करते हैं कि चावलों को एक हफ्ते के लिए हम लोग फ्रीज कर देते हैं इस स्टेज पर आकर। ठीक है, और जब ऑर्डर वगैरह आता है तो हम ये सारी बस वेजीज वगैरह को मिक्स किया और हम ऑर्डर रेडी कर लेते हैं। तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं चावलों को। जो होम बेस्ड ख़वातीन बिजनेस करती हैं, ये उनके लिए टिप है कि आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप एक दफ़ा क्विकली बता दें कि इसमें आपने क्या क्या डाला है। हमने इसके अंदर ऑयल लिया, उसमें वेजीज को हमने सौते किया, जिसमें कैरेट थी, कैप्सिकम थी और कैबेज थी। ठीक है, चॉप किया हुआ था। उसके बाद हमने एग को इसके अंदर पकाया थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद हमने इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ली। हमने इसके अंदर सारी वेजीज, चिकन और एग को हमने इसके अंदर मिक्स किया। हमने सॉल्ट इसमें ऐड किया, हमने चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है, सॉल्ट और ब्लैक पेपर हमने इसके अंदर ऐड किया और थोड़ी सी वाइट पेपर ऐड करके हमने चीज़ों को मिक्स कर दिया। और जो हमने चावलों को बॉईल करके रखा हुआ था, हमने इसके अंदर वो ऐड कर दिए। तो हमारे फ्राइड राइस रेडी है। अब बस हम और मेरी एक फरमाइश भी आ रही है आप तक, किस दिन आप मुझे शाशलिक बनाना भी सिखाएं। हम जल्दी वो भी बनाते हैं 2-4 दिन में इंशाल्लाह। चले, वो भी बनाएंगे। उनके मुझे ऐसे लगता है कि ये जब बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना हो तो शाशलिक जैसी रेसिपी भी बहुत अच्छी रहती है। वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है, तो आप क्वांटिटी में उसको सर्व कर सकते हैं, क्वांटिटी में सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा ये चाह रही थी कि हम लोगों के पास एक और बहुत ज़बरदस्त सॉस यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैं पकड़ के दिखाना चाह रही हूँ जनाब। ये हेलमन की ये मेयोनीज़ है, जो कि बहुत ही थिक होती है और टेस्टी होती है कि मैंने इस जैसा टेस्ट जो है ना वो इससे पहले किसी मेयो में नहीं देखा। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आपको बड़ा अलग सा लगेगा। और अगर आप पकौड़े खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो ये साथ होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो याद रखिएगा, नाम हेलमन की सॉस है, ये मेयो है जो बहुत टेस्टी है। मेरे किचन में मौजूद थी तो दिखाना बताना ज़रूरी था, लिहाजा मैंने आपको बता दिया। अब जनाब हम अपनी दोनों रेसिपीज़ को सर्व कर रहे हैं और मैं चाहूँगी मायदा क्विकली आप इस
रेसिपी का भी बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ये जो चिकन चिली ड्राई है, चिकन चिली ड्राई है, हमने इसमें जो चिकन को फ्राई करके रखा था ऑलरेडी, उसमें हमने 2 एग वाइट्स लिए थे और जो चिकन की मैरिनेशन थी, एग वाइट लिए थे, सॉल्ट पिंच लिया था, ब्लैक पेपर पिंच उसमें ऐड किया था और उसके साथ जो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया था, 1 कप हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई किया था, 2 से 3 मिनट हमने डीप फ्राई किया। उसके बाद जब हमने इसके सॉस के लिए हम आए प्रॉपर कुकिंग के लिए, तो हमने इसमें ऑयल डाल के जिंजर को हमने सौते किया। चिकन जो हमने ऑलरेडी कुक किया हुआ था, फ्राई किया हुआ था, हमने इसमें वो ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसमें फिर जो हमारी जूलियन जिंजर हुई हुई थी, ठीक है, वो हमने ऐड की इसके अंदर। हमने इसमें ग्रीन चिली जो हमारी जूलियन थी, हमने इसमें वो ऐड की। सॉसेस के अंदर हमने लाइट सोया सॉस ऐड किया, हमने ऑयस्टर सॉस ऐड किया, हमने चिली सॉस ऐड किया। हमने उसको हल्का सा मिक्स किया। हमने हार्डली उसको जल्दी कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमने उसमें टाइम नहीं लगाना है। एंड में आके हमने इसके अंदर बटन चिलीज़ डाली, रेड चिली जो गोल वाली साबुत लाल मिर्चें होती हैं, हमने वो ऐड की और हमने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्टॉक ऐड किया ताकि ये ड्राई ना हो। दैट्स इट, हमारा चिकन चिली ड्राई रेडी हो गया इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर। चले जी, और इस वक्त मैंने थोड़ी हेल्प की आपकी। और ये देखिए जनाब, कितनी खूबसूरत शक्ल है इन चावलों की। वो लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, वो थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा ना खाएं, लेकिन बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं की, वेजीज की, बहुत ओवर कुक नहीं किया, बॉइल्ड चिकन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाएगा, लेकिन जो लोग चावल ज़रा अवॉइड करते हैं वो थोड़ा खा लें और जो नहीं अवॉइड करते वो दिल भर कर खाएं भाई। ज़बरदस्त चीज़ है। ब्राउन राइस में भी बना सकते हैं, ब्राउन राइस में बना सकते हैं, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कैमरामैन बल्कि दिखा रहे हैं, ये सॉसेस मैं यहाँ से हटा लेती हूँ और ये जनाब हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। खुदा का वास्ता कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जाके इतने पैसे पे करके ना खाना छोड़ दें, कभी कभी अच्छा लगता है। घर में ट्राई करें, कितना इजीली ये चीज़ें बन जाती हैं और हेल्दी भी होती हैं, आपके हाथ से बनी हुई होती हैं, आपकी तारीफ़ भी होगी, आपके बच्चे हेल्दी फूड खाएंगे। तो आपने आज अफ्तार में नहीं तो बाद में खाने में या कल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो कि अपने किचन में हम लोग को आराम से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो आपने हमें अपना फीडबैक देना है। यूट्यूब पे जाइए, दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल देखिए, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसी लगी रेसिपीज़, ट्राई करने के बाद तारीफ़ कितनी हुई। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। थैंक यू सो मच मायदा। और अब वापस चलेंगे जनाब बोल के जायके से मुदस्सिर इकबाल के पास। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता
से ब्रेक के बाद फिर से आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक इसके लिए और रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला की जानिब से मज़ीद हो जाती हैं। और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रमज़ान मुबारक में, क्योंकि जहाँ हुकूकुल्लाह है वहीं पर हुकूकुल इबाद भी है। बिल्कुल। अभी हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो रमज़ान के रोज़ों के हवाले से है कि वो कब आए, कब फ़र्ज़ हुए, क्या इस्लाम आने से कबल भी लोग रोज़े इस तरह से क्या रखा करते थे या किस तरह रखा करते थे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो हुकूकों की आपने बात की, हुकूकुल इबाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। अल्लामा महबूब हुसैन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जब से हम ये बात करते हैं कि हुकूकुल्लाह तो पहले दिन से, लेकिन हुकूकुल इबाद भी पहले दिन से ही आगाज़ है, जब से इंसान जो है वो वजूद में आया है। तो ये हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों कहा जा रहा है कि लाज़िम व मलज़ूम हैं। हुकूकुल्लाह लोगों का अल्लाह ताला से मामला है, लेकिन पकड़ हुकूकुल इबाद की भी उससे ज़्यादा ये कहा जाता है। आप उलमा कराम फरमाते हैं, क्या हुकूकुल इबाद की अहमियत है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह आपने बात की हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के हवाले से कि हुकूकुल्लाह भी हमें नज़र आते हैं और हुकूकुल इबाद भी नज़र आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद के अंदर भी हुकूकुल्लाह की जहाँ पर बात करी वहाँ पर हुकूकुल इबाद का मामला भी रखा। जैसे वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन एहसाना, सबसे पहले फरमाया हुकूकुल्लाह का मामला। हुकूकुल्लाह का सबसे बड़ा तकादा क्या है कि अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का हमेशा इकरार करते रहना, इसमें कभी किसी को जो है अपने इसमें शामिल नहीं करना, हमेशा इबादत अल्लाह वहदहू ला शरीक की करना। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत मुबारका के अंदर वालिदैन के एहसान के बारे में बताया, दीगर अजीज़ व अक़रबा के एहसान के बारे में बताया, जो अल्लाह की राह में होते हैं उन लोगों के बारे में बताया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हुकूकुल्लाह की भी बात फरमाई है और हुकूकुल इबाद की भी बात फरमाई है। अब आते हैं हुकूकुल्लाह का मामला। हुकूकुल्लाह का मामला तो फिर रब के साथ है, यानी कोई शख्स रोज़े रख रहा है नहीं रख रहा, तो ये इंसान और रब का मामला है। वो अपने रब के सामने जो है वो उसका एक्सक्यूज़ भी पेश कर सकता है, रोज़े रखता है या नहीं रखता, नमाज अदा करता है या नहीं करता, हज अदा करता है या नहीं करता, ज़कात यानी जो हमारे अरकान इस्लाम हैं इस एतबार से देखें तो वो हुकूकुल्लाह के साथ जाकर जुड़ जाते हैं कि वो रब तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो चाहे अपने बंदे पे रहम करते हुए माफ़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये रब और बंदे का मामला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरा मामला रखा जो हुकूकुल इबाद के साथ आकर जुड़ता है। हुकूकुल इबाद का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने सबके साथ रखा। वालिदैन के हुकूक अलग रखे, फैमिली में जो है आपकी ज़ौजा हैं उनके साथ हुकूक अलग रखे, बच्चे हैं तो उनके साथ हुकूक अलग रखे, बहन भाई मौजूद हैं तो उनके हुकूक अलग बयान करें। फिर हमारा दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि इसने सिर्फ वालिदैन या घर वालों के हुकूक नहीं बयान करे, बल्कि जो आपके पड़ोसी हैं, सीधे हाथ के पड़ोसी, उल्टे हाथ के पड़ोसी, इनके हुकूक बयान फरमाएं। फिर इनके बाद फिर जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, जिनके साथ आपके मामलात होते हैं, जिनके साथ गुजर बसर होता है, इनके साथ आपका हुकूक का क्या मामला होता है, किस तरह का होता है, ये भी बयान फरमाया। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस चीज़ पर भी रोशनी डालिएगा कि हम लोग देखते हैं माजी में ही अपने बचपन की अगर बात की जाए तो हुकूकुल इबाद का हमें ज़्यादा एक तसव्वुर भी और एक तासुर भी नज़र आता था मुआशरे में कि अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखते थे, खुशी के मौके पे भी और गमी के मौके पे भी कि भाई हमारा पड़ोसी अगर परेशान है तो हम उसके घर जाएंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं उसके लिए। अब जो वक्त गुजरता जा रहा है हम इस चीज़ को कुछ कम होता हुआ देख रहे हैं। अब घर ऐसे बन गए कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। हम लोग अगर किसी फ्लैट में भी रहे हैं तो नीचे वाले फ्लैट में क्या परेशानी है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये जो माहौल तब्दील हो रहा है ये क्या इस्लाम से दूरी है? क्या हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या हमने इसको बहुत हल्का मतलब इजी लेना शुरू कर दिया है, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? इसकी क्या वजूहात है? देखें, आपने ये बहुत अच्छा सवाल करा है और वाकई ये एक बहुत ज़रूरत है इस दौर की कि पहले हम अपने बचपन में देखते हैं तो हमारा एक ताल्लुक़ होता था पड़ोसियों के साथ, बाकायदा उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होना, उनके गम में शामिल होना और खुशी में शामिल हो सके। साथ वाले नहीं होते थे, जी, 10वां घर भी पड़ोसी का होता था। और इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफा करूँगा, पहले तो ये होता था अगर कोई शख्स किसी की खुशी में शामिल हो सके या ना हो सके, वो बाकायदा कोशिश करता था कि चलो यार खुशी ना सही लेकिन गम में ज़रूर शामिल होना है, गम में आके खड़े होना है। ये जो दूरी जो शुरू हुई है ये दो वजह से शुरू हुई है। एक तो पहली बात जिस तरह आपने बात करी इस्लाम से दूरी, एक तो इस्लाम से दूरी तो है ही,
दूसरी मुआशरे के अंदर एक ऐसा कह लें कि माहौल, एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो चुकी है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है। वो इन्वायरमेंट में क्या फ़िज़ा पैदा हो रही है कि हर शख्स को यही सिखाया जा रहा है भाई तुमने, यानी अब वालिदैन अपने बच्चों की बाकायदा तरबियत में इस चीज़ को शामिल कर रहे हैं। हमारे जो हमारा बचपना गुजरा या जो हमारे वालिदैन की जो बचपना गुजरा उसमें बाकायदा सिखाया जाता था कि देखो नहीं वो बड़े हैं, इनका अदब करना है, ये चीज़ें बाकायदा सिखाई जाती थी, भले रिश्तेदार ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, सिखाया जाता था नहीं बेटा। इसकी एक मिसाल दूँ, मेरी दादी ओवरसीज़ होती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती, तो वो पाकिस्तान आई तो हमारी अम्मी को हमारी दादी ने ये बात कही कि मेरी वालदा को कि बेटा तुम जो भी कोई अच्छा खाना बनाओ ना तो वो ज़रूर अपने नीचे वालों को ज़रूर देना, यानी मेरे घर पे जो नीचे रहते हैं। दादी मेरी वालदा को ये बोल कर गई, और हमारी अम्मी का बाकायदा ये रिवाज है कि वो फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ एक माहौल होता है अच्छा खाना बनता है, तो लाजमी हम उनके यहाँ भेजते हैं, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आता है। तो ये पहले के बड़ों की तरबियत हुआ करती थी। अब इस तरबियत के अंदर कमी आ रही है। फिर दूसरी कमी क्यों आ रही है, वो अच्छा क्यों कह रहा है, वो क्या कर रहा है, लोग थोड़ी सी टो के अंदर भी, यानी जैसे मैंने हुकूकुल इबाद की बात कर रहा था, तो हुकूकुल इबाद सिर्फ ये नहीं है कि आपने उनसे अच्छे से मिलना है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि उनसे अच्छे से मिलने के चक्कर में उनकी बातें निकाल के बाहर करना शुरू कर दी। ऐसी खराबियां पैदा कर दी हमने उस मामले के अंदर, उस ताल्लुक के अंदर, कि वो लोगों ने फिर उसको दूरी ही करना शुरू कर। आपने जो बात की ना तरबियत के मामलात, ये तरबियत हमें मामलात के अंदर भी नजर आ रही है, माली मामलात में। मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा, एक नौकर है, मालिक है, उनके आपसी ताल्लुक भी हुकूकुल इबाद में क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, फिर जो लेन देन के मामलात है, क्या ये भी हुकूकुल इबाद में? नौकरी करने वाला मालिक के पास अगर कोई नौकरी कर रहा है, वहाँ भी हुकूकुल इबाद के मामलात हैं, ये भी इसी में इसमें आपको सबसे बड़ी मिसाल दूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। जैसे कुरान ने बयान फरमाया ना, हुजूर की ज़ात हर एतबार से उसमें हसना है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला हज़रत अनस बिन मालिक, हुजूर के पास खादिम थे। आपने बहुत अच्छी बात करी, और इनके वाक़यात जब मैंने पढ़ा, हज़रत अनस बिन मालिक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आपसी रिलेशन है, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं बहुत कम उम्र के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलाम बनकर आया, और हज़रत अनस बिन मालिक ये बात बाकायदा बयान करते हैं, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता, मैं छोटा था, बच्चा था, मेरी बच्चे खेल रहे होते थे बाहर, तो कभी कभी ऐसा होता था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कोई काम बोलते, बच्चे मैं बाहर निकला उस काम से, बच्चे खेलने, तो मैं भी खेलने लग गया। अच्छा, एक मरतबा तो इस तरह वाक़या रिवायत में आया कि हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं 3 घंटे, यानी एक अच्छा वक्त गुजर गया कि मैं काम ही भूल गया, खेल में लग गया और मैं वापसी आ गया, लेकिन मैंने कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपने ऊपर गुस्सा करते हुए नहीं देखा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ नज़र आती है, जब उनके वालिदैन को पता लगा कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो किफ़ालत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है, हुजूर की ग़ुलामी में है, तो उनके वालिदैन इनको लेने आए। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ऊपर ऑप्शनल रखा कि मैं फोर्स नहीं करूंगा इसको लेके जाने के लिए, इनके ऊपर ऑप्शनल है, ये अगर आपके साथ जाना चाहते हैं तो आप इन्हें लेकर चले जाएं। और आप देखें, एक वो 14-15 साल का बच्चा जिसको वालिदैन लेने आ रहे हैं, वालिदैन की मोहब्बत का एक अलग मामला होता है, यानी वालिदैन से छूटे हुए हैं, तवील अरसे से वालिदैन से छूटे हुए हैं, एक मोहब्बत, एक चाशनी भी तो होती है ना कि यार मैं अपने वालिद के पास चले जाऊँ, वालिदा के पास चले जाऊँ। आप देखें ना, वहाँ पे कोई ना कोई तरबियत का ऐसा इन्फ्लुएंस तो होगा ना कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मोहब्बत देते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रिश्ता कायम किया हुआ था कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में सारी ज़िंदगी रहना खुद के लिए पसंद करा, अपने वालिदैन के साथ वापस नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर देखें, मैं ना थोड़ा सा इस चीज़ की भी मैं बात करूँगी। हम लोग अक्सर ख़बरों में पढ़ते हैं, क्योंकि हुकूकुल इबाद की बात हो रही है, तो वहीं हम लोग ख़बरों में ये पढ़ते हैं अक्सर कि झगड़ा हुआ बच्चों का, बड़े उसमें इन्वॉल्व हो गए, गोलियाँ चल गई, कत्ल गारिदगिरी हो गई। एक अदम बर्दाश्त इस कदर सराहियत कर चुकी है हमारे मुआशरे में, यही वजह है कि हम हुकूकुल इबाद मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने भी सवाल करा और आपका मुदस्सिर भाई का भी एक सवाल था, उसको थोड़ा सा लेते हुए, जैसे आपने फ़िकिल मामलात की एतबार से बात करी, इसमें भी हुकूकुल इबाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। याद रखें, अगर कोई शख्स जो है वो झूठ बोल कर कोई काम कर रहा है, किसी को धोखाधड़ी दे रहा है, अपने कारोबार के ज़रिए धोखाधड़ी दे रहा है, कोई ताजिर है, मुलाजिम है, वो अपनी मुलाजमत के ज़रिए धोखाधड़ी दे रहा है, तो ये भी हुकूकुल इबाद के मामले में शामिल होगा। जैसे आपने सवाल था वो मुकम्मल कर रहा हूँ, और इसमें ये बात उनको याद रखनी चाहिए, अगर आप अपने मालिक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो इसकी जब तक मालिक मुआफ़ी नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला भी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। या जिसके आपने झूठ बोलकर अपना कोई सामान फ़रोख्त कर दिया, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, सरकार ने खुद फरमाया कि तुम्हें कोई चीज़ बेचनी है, उसके अंदर नुक्स है तो नुक्स दिखा कर बेचो, फिर उसके ऊपर इख्तियार है, वो चाहे तो उसको ख़रीद ले, चाहे तो उसको तर्क कर दे, उसके ऊपर ऑप्शनल पे चला जाता है। तो हुजूर ने तो तालीम ये दी है कि बता कर बेचो, और कोई ये बेच देता है
अब जैसे बाद दफ़ा तो हम कोई सामान ले आते हैं घर आके, पता तो हुकूकुल इबाद का चैप्टर बहुत ही बड़ा है जी, बहुत बड़ा है, मामलात हर चीज हमें घर आके पता चलता है कि नुस्खा हमें बताया नहीं गया। अब जिस तरह इन्होंने सवाल करा कि एक छोटे बच्चों की लड़ाई हुई, उसमें वालिदैन इन्वॉल्व हो गए, इसमें जो है ना होना ये चाहिए कि अगर बच्चों की लड़ाई थी ना, अच्छा होता है क्या है अमूमन, मैं आपको फितरती एक नेचर बताऊं, नेचर वाइज क्या होता है, बच्चों की लड़ाई होती है, उसके ऊपर वालिदैन आपस में झगड़ा कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद वही दो बच्चे दोस्त आपस में साथ बैठे हुए नजर आते हैं। अच्छा, ये वैसे अब तब्दीली हो गई है, लेकिन हमारा तो ये है कि एक बार मैंने शिकायत की कि फ़लाँ लड़े हैं तो मुझे मारा है, तो आगे से मेरी अम्मा ने एक और मुझे मार दिया कि तू शिकायत लेके क्यों आ गया ना वही में। अब ये भी तरबियत में मामला है। देखें बात सारी है कि और उस्ताद की शिकायत तो हमारे घर में रिवाज ही नहीं था ना कि उस्ताद की शिकायत कर ली जाए, वो क्योंकि उस्ताद ने तो एक मारा है, घर से 10 पड़ जाएंगी, इसलिए वो वाला चैप्टर भी अब बिल्कुल क्लोज हो गया है कि उस्ताद ने अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ कह दिया है तो पूरा घर उस्ताद के खिलाफ FIR के लिए पहुंच जाता है। इसमें मैं एक बात ये ज़रूर ऐड करूंगा कि आज के ज़माने के अंदर जो हम हुकूकुल इबाद के अंदर बहुत ज़्यादा तल्फियाँ देख रहे हैं ना, जो दूरी आते हुए देख रहे हैं, इसमें तरबियत की बहुत बड़ा फुकदान है। बाकायदा वालिदैन अब बच्चों की, औलाद की में फितरती जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जो एक फ़िज़ा में जो हो रहे हैं मामलात, उसके ऊपर मैं रखते हुए आपसे बात कर रहा हूँ कि वालिदैन अब तरबियत ही नहीं कर रहे। यानी पहले बचपन में हमारे वालिदैन बाकायदा तरबियत किया करते थे, जैसे अभी आपने, अब हमारे पास YouTube है, तरबियत करता है, Facebook तरबियत करता है, मोबाइल तरबियत करता है, वो किस तरह की हो रही है हम ये देखते भी नहीं। तो अब जो YouTube से जो तरबियत हो रही है, जो बच्चा YouTube से सीख रहा है, जो बच्चा दीगर और जगहों से सीख रहा है, वो बस फिर ऐसे ही सीख रहा है कि वो फिर उसके बाद जो अब जो माहौल और जो हुकूकुल इबाद के हमें आज मंजर आम नज़र आ रहे हैं ना कि पड़ोसी मर भी रहा होता है, कोई देखता नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ, लॉकडाउन कोरोना का जो टाइम था, उस टाइम हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका इंतकाल हुआ। मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे, उनका यही कोरोना वाले टाइम पे इंतकाल हुआ और बहुत सख्त लॉकडाउन था। तो मगरिब के बाद उनके वालिद का जवान बेटा था, हमारे साथ के थे, तो मेरे को बड़ा वो हुआ, मैं मगरिब के बाद उठा और बड़ी एरिया वगैरह बनते मैं फिर भी चला गया। मैंने कहा यार वो पता नहीं किस आलम में होंगे। और उनके यहाँ क्योंकि एक साथ ऐसा हुआ कि एक बेटे का इंतकाल हुआ और दूसरे बेटे को उसका सदमा इतना लगा कि वो भी बेचारा ICU में चला गया। ऐसी कंडीशन में उनके यहाँ ताज़ियत करने चला गया दोबारा, मतलब जनाजे के बाद। आप यकीन करें एक दिन पहले इंतकाल हुआ था, नेक्स्ट डे पड़ोसी पूछने आ रहे हैं आपके घर पे कुछ हुआ है। ये मैंने अपने आप को मंजर, अपनी आंखों का देखा हुआ मंजर बयान सही। अब मुझे बताएं कहाँ जाएगा मामला, कहाँ जाएंगे? तरबियत का बड़ा मामला है कि और जी, अब इधर मैं एक यहाँ पर मैं आपकी कथा कलामी, मुझे वो साबिर साहब के पंजाबी ज़बान का वो शेर याद आ गया कि माँ गोद मां दिए दरस गा पहली इथू जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा है, इथे दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। जे मां सैयदा खातूने जन्नत जे मां होवे साबिर, फिर लाल भी सखी हुसैन बनदा है। तो यहाँ जो है वो तरबियत का सबसे ज्यादा अमल दखल। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, जो तरबियत की पहली दर्जगाह है ना, जो पहली दर्जगाह है वो वालिदा होती है। अगर वालिदा दीनदार हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि सरकार ने फरमाया तुम अगर किसी से निकाह करो तो उसकी दीनदारी की वजह से निकाह करो। बिल्कुल। इसकी इंपॉर्टेंट क्यों रखी कि अगर वालिदा दीनदार हैं तो आपकी, इसकी एक मुहावरतन हमारे यहाँ कहा जाता है एक जुमला कि अगर वालिदा दीनदार है तो दीन नस्लों तक फैलता है। बिल्कुल ऐसे। और वालिद दीनदार है तो दीन सिर्फ नस्ल तक रहता है, नस्लों तक नहीं जाता। बिल्कुल। ये जो नस्ल और ये जो तरबियत का सारा मामला होता है, ये वालिदैन से बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ज्यादा जुड़ा, गुफ्तगू जो है वो बड़ी तवील होती जा रही है और मौजू भी ऐसा है। अल्लामा साहब, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और आज की ट्रांसमिशन से भी मुदस्सिर इकबाल सहरिश को इजाजत दीजिए। मैं जाते जाते क्योंकि हदिया अकीदत एक शेर जो है वो हो जाए। दिलशाद कदीरी साहब, खूबसूरत साहब, जो आपके दिल के करीब हो। और हम इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें आपने याद रखना है। बाकी ओवर टू यू कदीरी साहब। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं,
ताजदार फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हैं और लाखों कुदसी काम खिदमत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।